दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। छत्तीसगढ़ में सितंबर माह से बिजली के बिल में अब एक बड़ा झटका आम उपभोक्ताओं को लगने जा रहा है। बिजली बिल में महज 100 यूनिट तक की ही छूट यहां पर दी जाएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ के रहवासियों को सीधे 50% की वृद्धि का झटका अब उनके जेब पर लगने जा रहा है। रहवासियों को तकरीबन 6 साल 5 माह से जो बिजली उपभोक्ताओं को आधी जो छूट का लाभ जो है दिया जा रहा था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 100 यूनिट तक की बिजली बिल के खपत पर ही ये लाभ दिया जा रहा है। इसीलिए जब पहले उनका बिल आधा आता था, अब सरकार ने 1 अगस्त से इस छूट को समाप्त कर दिया है, जिसका असर इस माह यानी सितंबर माह में अब आपको देखने को मिलने वाला है। उपभोक्ताओं को प्रति माह 558 रुपये से लेकर 1223 रुपये तक का अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत करने पर सीधे 50% छूट का लाभ दिया जा रहा था, जिसे कि अब भाजपा सरकार ने समाप्त करके केवल 100 यूनिट तक ही इस योजना को सिमटा कर रख दिया है। बस्तर में 2 दिन की भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज़्यादा मकान ढह चुके हैं। 15 से ज़्यादा पुल और पुलिये टूट चुके हैं। 2196 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से दंतेवाड़ा जिले में 100 से अधिक गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। 200 से ज़्यादा मकान ढह चुके हैं। वायुसेना भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। 2196 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है और अब तक 5 लोगों की जान चली गई है इस बाढ़ की वजह से। पनेड़ा के पास नेशनल हाईवे के पास पुल का अप्रोच बह जाने की वजह से तकरीबन 20 घंटों तक यहां आवाजाही बंद रही। पुल के दोनों तरफ ट्रक और बसों की काफ़ी लंबी लाइनें लग गई हैं। दंतेवाड़ा नगर समेत आसपास के गांवों में कुल मिलाकर 50 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। बता दें, दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से डंकिनी संखनी नदी का भी पानी नहीं बह पाया, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में भारी तबाही मची है। तकरीबन 53 साल पहले 1972 में डंकिनी नदी में ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला था। महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर, सरकार के खाते में 400 करोड़ है, जो कि दिवाली तक मिलने की उम्मीद आप जो नागरिक हैं उनको मिल सकती है। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बराबर हो चुका है। इसके बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह है उन्हें लगभग 80 महीने का एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है सरकार की ओर से। ये तकरीबन 400 करोड़ रुपए तक जाता है। चतुर्थ श्रेणी से लेकर राजपत्रित अधिकारी तक 2019 से लगभग अब तक क्रमशः 25,000, 50,000 और 75,000 रुपये तक सरकारी खजाने में जमा है। प्रदेश के लगभग 1.25 लाख पेंशनर्स भी हैं, जो कि 7वें वेतनमान 2016 लागू होने के बाद से राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तें स्वीकृत की जाती रही हैं, किंतु इनका भुगतान विलंब से होता रहा है। और इस संबंध में सरकारी आदेशों से पता चलता है कि 2017 से 25 तक लगभग 80 माह का एरियर्स कर्मचारियों और अधिकारियों का लंबित है, जो कि अब तक जारी नहीं किया गया है सरकार की ओर से। वर्तमान में 1 जनवरी 2025 से स्वीकृत जो जनवरी से अगस्त का है, इसी का भुगतान बाकी है। बिलासपुर में त्योहारी सीजन में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। 18 बदमाशों की गिरफ्तारी करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 26 वाहनों को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने अशांति फैलाने वाले तकरीबन 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 26 लोगों के वाहन जब्त किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कई जगहों पर चेक पॉइंट लगाकर चेकिंग की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। बदमाशों के खिलाफ धारा 170 BNS की धारा के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। NHM कर्मचारियों का 11वें दिन हड़ताल जारी रहा। मानव श्रृंखला बनाकर इन्होंने अपना विरोध जताया। डिप्टी CM और केंद्रीय राज्य मंत्री के आवास को घेराव करने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। बिलासपुर में कर्मचारियों ने कुन्हेर उद्यान के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के शासकीय आवास का घेराव किया जाएगा। नियमितीकरण तक हड़ताल जारी रखने को
लेकर घोषणा कर दी गई है। संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने बताया कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री अरूण साव के उप मुख्यमंत्री अरूण साव के नेहरू चौक स्थित शासकीय आवास का घेराव किया जाएगा। इस दौरान एलईडी स्क्रीन पर उनके पुराने भाषण दिखाए जाएंगे। कांग्रेस शासनकाल में विपक्ष में रहते हुए इन नेताओं ने रायपुर के तूता मैदान में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगें पूरी करने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी अब सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगठन के नेता यहां सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में तकरीबन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनवाने वाली है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर दिल्ली के पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में इस बाबत बैठक भी हुई है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को महात्मा गांधी जयंती तक यानी 2 अक्टूबर तक समर्पण, सेवा और संगठनात्मक मजबूती पर आधारित ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर गौ मांस काटती हुई युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बिलासपुर में जमकर हंगामा करने पर गौ रक्षकों पर लाठी और डंडे और हथियार से हमला किया गया। 4 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गणेश चतुर्थी के दिन गौ मांस काटते हुए युवती का एक वीडियो सामने आया है, जिसके लेकर गौरक्षक और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने कार्यकर्ताओं पर लाठी और डंडे और हथियार से हमला कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने 4 घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है और विरोध करने वालों को शांत कराया गया। वहीं गौमांस काटने वाली युवती समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है। गरियाबंद में जहरीले सांपों की शोभा यात्रा निकाली गई। ऋषि पंचमी पर अनोखी परंपरा निभाई गई। सांवरा समाज ने पूजन के बाद जंगल में इनको छोड़ा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ऋषि पंचमी के अवसर पर एक अनूठी परंपरा को निभाया गया। देवरी गांव में जहरीले सांपों की शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालु जुटे। परंपरा के अनुसार ग्रामीण घरों और खेतों से मिलने वाले जहरीले सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। इन सांपों की पूजा अर्चना की जाती है और फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है। यात्रा के दौरान जगह जगह पर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। गांव में सांवरा गुरु पाठशाला इस परंपरा का मुख्य केंद्र है। यहाँ युवाओं को सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने और उनका संरक्षण करना सिखाया जाता है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। खबर दुर्ग से आ रही है, जहां एक बंदे को जेल में HIV हुआ। 30 से ज़्यादा मंदिरों में इसने चोरी करके डाका डाला। बोला भगवान को दोषी मानकर चोरी की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 30 से ज़्यादा मंदिरों में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शख्स केवल मंदिरों को ही निशाना बनाया करता था, जिसकी बड़ी वजह सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने बताया कि 2011-12 में मारपीट के मामले में वह जेल में था और इस दौरान वह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV से संक्रमित हो गया। इसके लिए उसने भगवान को जिम्मेदार माना। जेल से छूटने के बाद उसने मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दिया और इसने 10 सालों में उसने दुर्ग भिलाई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 30 से ज़्यादा मंदिरों के ताले तोड़े। इस दौरान चोरी करने से पहले वह भगवान को प्रणाम करता, फिर चोरी के बाद हाथ जोड़कर बाहर निकलता। आरोपी कभी भी सोने या चांदी के गहने नहीं चुराता था, क्योंकि इसे पकड़े जाने का डर था। चोरी का CCTV वीडियो भी सामने आया है। कोरबा में एक बार फिर से किंग कोबरा दिखाई दिया। मदनपुर गांव में एक घर में जा घुसा 15 फीट लंबा सांप, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। कोरबा जिले के मदनपुर गांव में एक बार फिर से किंग कोबरा दिखने की वजह से हड़कंप मच गया। अजय कुमार सिंदर के घर में तकरीबन 15 फीट का लंबा किंग कोबरा घुस गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। स्नैक कैचर जितेंद्र सारथी के अनुसार किंग कोबरा आसानी से हमला नहीं करता, लेकिन अगर हमला करने पर आ जाए तो फिर यह जानलेवा हो सकता है।
भाजपा के नए पदाधिकारियों की शिव और नितिन लेंगे क्लास। 476 मंडल और 36 संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन 31 अगस्त को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी नए पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक रूप से मजबूती को और बढ़ाना है। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो ये बैठक है ये पूरे प्रदेश स्तर पर चलेगी और साथ ही साथ बता दें कि ये पूरे दिन तक चलने वाली है। इस बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, योजनाओं का फायदा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिलने और इसकी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश यहाँ पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनने पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस यहां पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इसको संवैधानिक बताया। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रिमंडलों की संख्या बढ़ाई गई। अगर इसकी सारी प्रक्रिया पूरी की गई है तो इसे सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि सब संवैधानिक रूप से हुआ है, कोर्ट जा सकती है कांग्रेस, ये उसका अधिकार है। छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के मुद्दे पर सियासत लगातार गर्मा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रियों की संख्या 13 से 14 कर दी गई। अगर प्रक्रिया के अनुसार यह किया गया होता तो इसका प्रकाशन गजट में किया जाना चाहिए था। मंत्री बनकर लौटे राजेश अग्रवाल का सरगुजा में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर में भव्य रैली निकाली गई। मंत्री ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जवाबदेही है। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने राजेश अग्रवाल का गुरुवार को सरगुजा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री का प्रभार ग्रहण करने के बाद वे अंबिकापुर पहुंचे, जहां सरगुजा की टीम से लेकर के सीमा से लेकर तारा और अंबिकापुर तक के विभिन्न जगहों पर इनका आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। अंबिकापुर शहर में भी स्वागत रैली आयोजित करी गई। भाजपा कार्यालय में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि वे जनता की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मंत्री राजेश अग्रवाल के सरगुजा आगमन पर विभिन्न यहां पर पदाधिकारी जो है मौजूद नजर आए इनके स्वागत समारोह में। विदेश दौरे से 30 अगस्त को वापस लौटेंगे सीएम। बीजेपी यहां पर करेगी स्वागत। जापान, कोरिया के दौरे पर कारोबारियों से सीएम साय ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा 30 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। 10 दिनों के जापान प्रवास के बाद वे राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे, जहां इनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर शहर जिला भाजपा ने इस अवसर को भव्य बनाने के लिए बैठक आयोजित करी। बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने जापान जाकर उद्योग और निवेश की संभावनाओं का अध्ययन किया है। उनके अनुभव से प्रदेश को विकास की एक नई दिशा मिलेगी, ये इनका कहना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के गढ़चिरौली में 4 नक्सली मारे गए और तकरीबन बीजापुर में 30 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से बड़ी तादाद में हथियार की बरामदगी की गई है। नारायणपुर जिले और गढ़चिरौली बॉर्डर के इलाके में तलाशी के दौरान सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये पूरा मामला गढ़चिरौली के कोपरसी गाँव का है। जानकारी के मुताबिक जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सोर्स से इनपुट मिले थे, तभी गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडोज की टीम ने ऑपरेशन पर इनको भेजा गया। टीम ने कोपरसी गांव के पास जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्यवाही में ये नक्सली मारे गए। मैनपाट के रहायशी इलाके में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। टाइगर पॉइंट और आसपास के इलाकों में ये हाथी डटे हुए हैं, घरों को भी तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट में तकरीबन 13 हाथियों का दल लंबे समय से उत्पात मचा रहा है। ये हाथी दल 2 समूहों में बंट चुका है, जिसमें से एक समूह टाइगर पॉइंट और दूसरा ब्लॉक मुख्यालय नर्मदापुर के आसपास डेरा डाले हुए है। बीती रात हाथियों ने नर्मदापुर में एक हाथी को तहस नहस कर दिया, घर को तहस नहस कर दिया। लगातार हो रहे हमलों की वजह से स्थानीय लोग डरे हुए हैं, जगह करने को, अपनी सुरक्षा करने को मजबूर है। मैनपाट में लंबे समय से डेरा जमाए हुए 13 हाथियों का झुंड अब 2 हिस्सों में बंटकर दोनों इलाकों में घूम रहा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में डर का माहौल है।
क्यूआर कोड लगाने की योजना फेल होने के बाद अब करोड़ों खर्च करके घरों में डिजिटल नेम प्लेट बनाने की योजना यहां पर बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाईटेक योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। घरों में क्यूआर कोड लगाने की योजना पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। अब निगम ने घरों में डिजिटल नेम प्लेट लगाने की एक नई पहल की है। इसके लिए तकरीबन 8 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। बिलासपुर ने ऑनलाइन टैक्स और अन्य बिलों की वसूली के लिए 2019 में शहर के 98,000 घरों में क्यूआर कोड लगाने का काम शुरू किया था। कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिया गया, लेकिन 12,000 घरों में ही कोड लग पाए। उसके बाद प्रोजेक्ट अचानक से बंद हो गया। न तो मोबाइल से स्कैनिंग हो पाई और न ही टैक्स भुगतान में आसानी कोई हो पाई। निगम अब हर घर के बाहर डिजिटल नेम प्लेट लगाएगा, जिससे मकान मालिक का नाम और यूनिक आईडी दर्ज होगी। इस व्यवस्था से ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन और भी आसान बनाने का दावा किया जा रहा है, जैसा कि पिछली बार क्यूआर कोड के नए सिस्टम की वजह से किया गया था। सरकार ने युवाओं के हाथों में थमाया था हथियार। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अब कर दिया है बैन। 5 जुलाई 2011 वह तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने बस्तर में सलवा जुडूम अभियान पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि सलवा जुडूम जैसे अभियान लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आदिवासी युवाओं को बंदूकें देना और उन्हें नक्सलियों से लड़ाना असंवैधानिक है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी एसपीओस को हथियार तुरंत वापस लिए जाने का निर्देश दें। उन्हें पुलिसिंग से हटाकर ऑप्शनल रोजगार दिए जाएं। जजों ने यह भी कहा कि सरकार की यह नीति समाज में अविश्वास, भय और हिंसा बढ़ाती है। अब रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उनके नाम की घोषणा होते ही सलवा जुडूम अभियान अब एक बार फिर से चर्चा का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले ने सलवा जुडूम को बंद कराकर नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। शाह ने 22 अगस्त को केरल में बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर ये फैसला नहीं आता तो नक्सली चरमपंथ 2020 तक पूरी तरीके से खत्म हो गया होता। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं पसंद आया, डिसलाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, रोजाना खबरों को इसी प्रकार देखने के लिए।